तो सी एजुकेशन आई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उस सिलसिले में आज फिर से हम डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखते हैं ये सारे आर्टिकल हैं जो कि अलग अलग न्यूज़ से कवर किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस सिलसिले में पहला हमारा क्या है, जो तापमान की जो वृद्धि है वो 1 पॉइंट डिग्री से सीमित रहने के लिए लक्ष्य को पूरा हो सकेगा। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करते हैं। उत्सर्जन में 10 सालों में 57% की कटौती जरूरी है। ठीक है, अगर हमें लक्ष्य को अपने प्राप्त करना है तो उसमें उत्सर्जन में 57% की कटौती जरूरी है। देखते हैं क्या मसला है। अजरबैजान में अगले महीने शुरू होने वाली है जलवायु COP29 जो होने जा रही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट में चिंता पैदा करने वाली है। UNP ने कहा है कि यह तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल करना है तो सभी जो देश हैं उनका उत्सर्जन 2030 तक 42% और 2035 तक 57% तक कटौती करनी होगी, तभी जाके हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। ठीक है, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो 1.5 डिग्री का लक्ष्य हमने अब कठिन है, लेकिन जो उम्मीदें खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उत्सर्जन और नेट जीरो प्रतिबद्धताएँ बढ़ानी होंगी और उन्हें स्वैच्छिक नहीं बल्कि बाध्यकारी बनाना होगा। ठीक है, मतलब उन्हें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उन्हें एक दिन मतलब कानून लाना पड़ेगा जिसके लिए वो बाध्यकारी होंगे कि आपको करना ही करना होगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य भरोसे से दुनिया आगे बढ़ती है तो तापमान में बढ़ोतरी होना लाजमी है, जिसका 2.6 से 3.1 डिग्री तक पहुँचने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो ऐसा है कि अगर हमने कटौती नहीं की उत्सर्जन में तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, देशों के उत्सर्जन लक्ष्यों को करनी होगी घोषणा। ठीक है, उन्हें बताना होगा कि एक साल में जो सभी देश हैं उत्सर्जन के लक्ष्यों को निर्धारित करना। 2025 तक ब्राज़ील में होने वाली जो जलवायु वार्ता उसकी घोषणा करनी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें जो विफल रहने पर तापमान में बढ़ोतरी 3.1 डिग्री के रास्ते पर ले जाएगा। इससे लोगों में अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा और पूरी दुनिया में इसका घातक प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कुल है कि अगर हमें पृथ्वी को बचाना है, ठीक है, अर्थ को अगर हमें बचाना है तो हमें अपने उत्सर्जन की दर में कमी लानी होगी, जिससे कि इसका जो पर्यावरण है वो अपने अनुकूल वातावरण में रह सके। ठीक है, वैसे ये फिलहाल में है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में ज़रूरी है, वरना बहुत दिक्कतें आ जाएंगी भविष्य में। बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी और बहुत सारे कारण हैं जिसमें तमाम तरह के रोग और बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, जिससे मनुष्य जाति है वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कई परिस्थितियों आकलन हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी स्थिति बताई गई है कि इसमें कहा गया है कि यदि उत्सर्जन 2030 तक उत्सर्जन 28% और 2025 37% का कमी नहीं आती है तो सदी के आखिरी तक तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री का तापमान देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब उसी पे कुछ एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव है वो उनका कुछ कहना है कि हम आग से खेल रहे हैं लेकिन हमारे पास खेलने का वक्त अब नहीं है। ठीक है, हमारा समय खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमें बहुत ही कड़ी इसमें कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि इस स्थितियाँ बने ना और कंट्रोल की जा सकें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जलवायु परिवर्तन ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका पीटी में आ सकता है और आपका ये पर्यावरण और परिस्थिति से भी जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है, और आपको इससे PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम जुड़ के वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो सर्वसुलभ एवं उत्तम इलाज। ठीक है, इलाज पे मतलब जो हेल्थ सेक्टर पे बहुत फोकस किया जा रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी का नारा है कि बल्कि इंजन जो सरकार है उसकी प्राथमिकता 9 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए चिकित्सा की कवर करने के प्रदान किया गया है, ताकि जो गरीबी है गुरूट है उनका इलाज संभव हो सके और उन्हें कम खर्चे पे अपना इलाज संभव हो सके। ठीक है, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो बता दूं कि जो भारत सरकार ने ये चलाया है कि मतलब हर घर में 5 लाख तक जो इलाज है वो मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्राथमिकता क्या क्या दी गई हैं, पहले कुछ देख लेते हैं। सूबे के मुखिया ने क्या कहा है, पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। पिछले 7 सालों में यूपी के हेल्थ सेक्टर में कार्यक्रम हो चुका है। इससे अब आगे गंभीर रोगों का इलाज करना दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत जैसे महानगरों में नहीं जाना पड़ता है। इससे यहाँ पे ही इलाज हो जाता है, मतलब यूपी में ही इलाज होता है। और 9 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित कर दिया जा चुका है। और मुख्यमंत्री ने जन आरोग्य से भी हमने मतलब जोड़ा है, सरकार ने जोड़ा है। मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,88,000 लोगों को आर्थिक सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री योगीनाथ जी का कहना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रहे हैं। उसके बाद आयुष्मान कार्ड के तहत 70 वर्ष के से जो प्लस सीनियर सिटीजन हैं उनको 5 लाख रुपए तक के लिए मुफ्त इलाज कवरेज किया गया है इसमें, जो आयुष्मान भारत कार्ड है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष गंभीर रोग उपचार हेतु लगभग 3200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 60 लाख तक की जो माताएं 60 लाख माताएं इससे लाभान्वित हुई हैं, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत। उसके बाद 79 मेडिकल कॉलेज की संचालित किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होने वाले हैं, और कई सारे शुरू भी कर दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इस वर्ष लगभग 1,14,136 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा इसमें किया गया है। जननी सुरक्षा योजना के इस वर्ष तक लगभग 5,88,138 प्रसव और 10,14,559 महिलाओं को निःशुल्क औषधि प्रदान किए गए। कुछ आंकड़े हैं, ये आप देख लेंगे, ठीक है। निःशुल्क ये सब जाँचें दी गई हैं। उसके बाद जो गुणवत्ता, स्वास्थ्य की जो गुणवत्ता है, उसमें भी 22,468 हेल्थ केयर सेंटर भी संचालित नहीं किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो सभी CHS 15,961 बेड का जिला चिकित्सालयों में 1980 में बेड मेडिकल कॉलेज 2,309 बेड्स की वृद्धि भी इसमें की गई है। मतलब ये डाटा दिया है कि कैसे कैसे हम जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें सुधार लाया जा रहा है। ठीक है। और 6,25,000 लगभग रोग जो पंजीकृत हैं, इन रोगियों के इलाज साथ में 500 रुपये प्रति माह के, जिससे नवंबर से 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। ठीक है। मतलब जो 6-6.25 लाख के आसपास जो लोग हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। ठीक है। और जिससे अभी ये जो नवंबर आने वाला है उसमें से 1,000 रुपये कर दिया जाएगा, मतलब 500 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। निश्चय पोषण योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 26 लाख रुपये 6 रोगियों को लगभग 728 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। ठीक है। तो ये कुछ डाटा हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है। ये कुछ जिले के नाम दिए हुए हैं। ठीक है। 13 जिले हैं, इसमें आप देख सकते हैं गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, मोरैया, कानपुर और इसमें और भी स्थान इसमें शामिल हैं। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण बड़े जोर शोर से चल रहा है। ठीक है। उसके बाद जो गोरखपुर के रायबरेली एम्स का भी संचालन किया जा रहा है। वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किया जा चुका है। लखनऊ में अटल वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। ठीक है। और गोरखपुर में जो योगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसमें शामिल है। ठीक है। और इसमें मृत्यु दर काफ़ी घटी हुई है। ऐसे आप देखें, कुछ फैक्ट हैं सब। 71 जनपद चिकित्सा विश्वविद्यालय में गंभीर रोगियों को निःशुल्क CT स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। तो ऐसी कुछ है। और एम्बुलेंस भी बढ़ाया गया है, एम्बुलेंस की सर्विस बढ़ाई गई है। ठीक है। जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है। 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम का भी उसमें बढ़ाया जाना संभावित है। ठीक है। तो इस तरह से जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने की सरकार जी जान से लगी हुई है। ठीक है। और इम्प्रूवमेंट भी आई है। ठीक है दोस्तों, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मां संतोषी एजुकेशन है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसकी बात है, मेरा भारत मेरी दिवाली अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये क्या है देखते हैं। ठीक है। दिवाली के दौरान स्वच्छता के उत्साहपूर्ण उत्सव को प्रोत्साहित करेगा यह अभियान। क्या करेगा ये? जो कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडिया ऑल ट्रेडर्स कैट ने युवाओं को खेल मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा भारत मेरा दिवाली अभियान शुभारंभ किया है। ठीक है। इस अभियान में 27 से और 30 अक्टूबर तक यह चलाया जाएगा। ठीक है। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता विजन के अनुरूप इसका कार्यभार होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा कि खासकर जो अभियान सार्वजनिक बाजारों और अस्पतालों में साफ सफाई को लेकर इस विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में समर्थन यह अभियान सफल होगा और महत्वपूर्ण फसल कैट के मुख्य भूमिका इसमें रहेगी। ठीक है। वरुणालय में लगी दिवाली मेला संगम, ये आपका कोई काम का है नहीं, वैसे बाकी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से लेके। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस महीने 2 महीने पहले लौटना था कुछ अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लौटे हैं, तो उन्हीं को लेके कुछ न्यूज़ है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो आने वाला जो यंत्र था वो उसमें खराबी के चलते उनको 2 महीने वहाँ फंसे रहना पड़ा। ठीक है। स्टार लाइनर अंतरिक्ष कैप्सूल, ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है। स्टार लाइनर अंतरिक्ष कैप्सूल की समस्या के कारण देरी हुई थी। ठीक है। अंतरिक्ष में फंसे 4 यात्री अब धरती पर लौट आए हैं सफलतापूर्वक। देखते हैं कहाँ कहाँ हैं। बोइंग के कैप्सूल में खराबी आ जाने से तूफान मिल्टन की वजह से करीब 8 महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन में बिताने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार को धरती पर लौट आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से सप्ताह में मध्य में केवल रवाना होने के बाद स्पेस जो एक्स है, जो कि अमेरिका का है, जो एलन मस्क का है, वो कैप्सूल लौटे हैं। अंतरिक्ष यात्री पैराशूट की मदद से फ्लोरिडा के तट पर मैक्सिको की खाड़ी के पास ये उतरे हैं। ठीक है। कहाँ पर उतरे हैं? जो फ्लोरिडा है, मैक्सिको, वहाँ पे इनका लैंडिंग हुई है। इसमें से 3 अमेरिकी हैं और 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी हाल में अंतरिक्ष यात्री लौटे हैं उनमें से किस किस देश के हैं, तो एक रूस का है और जो 3 हैं वो अमेरिकी हैं। ठीक है। यात्री 2 महीने पहले धरती पर लौटना था, लेकिन बोइंग वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि खराबी के चलते वो नहीं आ पाए। ठीक है। नासा ने
मैथ्यू डोमिनिक माइकल बेरेट और जेनेसिस एम। वैसे नाम तो इतना डिटेल में पूछने वाला है नहीं, बाकी आपसे ये पूछने का तो पूछ सकता है कि जो भी हाल ही में स्पेस स्टेशन से जो यात्री आए हैं वो कौन कौन से देश के हैं, या फिर जिससे आए हैं वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा, स्टारलाइनर अंतरिक्ष कैप्सूल। ठीक है, समस्या हो गई थी, इस कारण देरी होगी इसमें। ठीक है दोस्तों, 3 अमेरिकी एक रूसी यात्री 2 महीने पहले धरती पर लौटना था, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दोबारा रिपीट की हुई है। ठीक है, लेकिन उनकी वापसी कितनी देरी हुई, सुरक्षा चिंताओं के कारण स्टारलाइनर अंतरिक्ष कैप्सूल खाली ही लौटा। इसके बाद तूफान मिल्टन की वजह से समुद्र में खराब हालात और तेज हवाओं के कारण भी उनकी वापसी में 2 सप्ताह की देरी हुई। स्पेस एक्स ने मार्च में नासा के मैथ्यू डोमिनिक माइकल बेरेस्ट और जीनेट एम्स और रूस के अलेक्जेंडर ग्रेबिकोन के अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ थी जो कि स्पेस से रिलेटेड थे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए जो पौधे हैं, पौधे पोषण उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 4 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत बन जाता है इन्वायरमेंट को देखते हुए। ठीक है, गुरुग्राम में दिया गया है, वैज्ञानिक को अवार्ड थोपते हुए मैजिक फाउंडेशन के प्रतिनिधि, ये आपके मैजिक प्रतिनिधि हैं, और ठीक है ये लोग हैं। ठीक है, और ये आपके जो वैज्ञानिक उनको दिया गया है। कृषि में क्षेत्र में विशेष शोध के लिए मैजिक कंपनी फाउंडेशन ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश में 4 विजेताओं को कृषि वैज्ञानिकों को अवार्ड दिया है। इसमें से गुरुवार को देर शाम को एम्स के सहगल फाउंडेशन गुरुग्राम के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में डॉक्टर गोपाल रामदास महाराज और डॉक्टर जयंत लोके को संयुक्त रूप से युवा वैज्ञानिक पुरस्कार को नवाजा गया है। इसी के साथ डॉक्टर स्वयंभू घोष को उत्कृष्ट डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर मोही सिन्हा अंजुम को महिलाओं के लिए उत्कृष्ट डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए पुरस्कार भी दिया गया है इसमें। ठीक है, किसी वैज्ञानिकों को नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र, गोल्डन ब्लेजर देकर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कुछ थोड़ी सी न्यूज़ थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, जो भारत में जो वृद्ध आदमी है उनमें 2 में से 1 को बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त है। जो हमारे ओल्ड जनरेशन है, इंडिया की ओल्ड जनरेशन है, उसमें 2 में से 1 किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। मतलब लगभग 50% जो बुजुर्ग है वो ग्रस्त हैं किसी न किसी बीमारी से। ठीक है, क्या है आर्टिकल देखते हैं। सोसाइटी से आपका इसका संबंध है। भारत की हर दूसरा बुजुर्ग या उससे अधिक बीमारियों से ग्रसित है। गैर संचारी रोग को लेकर एल्पज इंडिया ने इस सर्वे में अनुसार 54% बुजुर्गों को 2 सप्ताह में अधिक संचारी रोग से पीड़ित होने की पुष्टि की गई है। देश के करीब 26% यानी 4 में से 1 बुजुर्ग कम से कम एक गैर संचारी बीमारी से पीड़ित है, जिनमें से मधुमेह, उच्च रक्तचाप मतलब हृदय की समस्या सहित कई तरह की अन्य बीमारियां भी इसमें शामिल है। सर्वे के मुताबिक करीब 20% बुजुर्ग अपनी बीमारी के बारे में जानकारी होने का हवाला भी दिया है। सर्वे के मुताबिक 80 वर्ष से या उससे अधिक आयु के वर्ग के ज़्यादातर बुजुर्ग 2 या 2 से अधिक बीमारी से ग्रस्त हैं। ठीक है, 10 राज्यों में ये 20 शहरों के करीब 5000 से भी ज़्यादा बुजुर्गों से बातचीत करके इसका पता लगाया गया है। इसके अलावा जो 1300 डॉक्टरों की से भी इनकी जानकारी इसके पास ली गई है। ठीक है, मतलब एक सर्वे किया गया है जिससे निकल के आया है कि जो 2 में से 1 बुजुर्ग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और कईयों को उनके बारे में पता भी है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 29% बुजुर्ग के पास डिजिटल उपकरणों के अलावा स्मार्टफोन तक की सुविधा तक नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, जबकि 59% के पास कोई डिजिटल उपकरण नहीं है। स्मार्टफोन का उपयोग 47% और उससे कम आयु के 60 से 69% तक 40 के बीच अधिक हो गया। लगभग 12% लोगों को पर बिजली के भुगतान या इंटरनेट बैंकिंग के लिए डिजिटल माध्यम का भी उपयोग करना नहीं जानते हैं। मतलब जो बुजुर्ग जनरेशन है, जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में इसके बारे में जानकारी इतनी नहीं होती है। तो वही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं पाए तो जो 39% जो बुजुर्ग हैं उनके पास किसी भी तरह का स्मार्टफोन नहीं है। अगर हैं भी तो उनके पास एक कीपैड वाला फ़ोन होता है जिनमें सिर्फ वो उठाना जानते हैं। लगभग कईयों को मिलाना भी आता है, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे हैं, जो मधुमेह हैं उससे ज़्यादा ग्रसित हैं बीमारी के लोग हैं। 48% बुजुर्ग के पास उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की शिकायत है। लगभग समान अनुपात में 43% मधुमेह परेशानी है। इसके अलावा 1/3 अधिक 35% गठिया एवं ऑस्टियोपेरिस या फिर अन्य हड्डियों जैसे जोड़ों से संबंधित बीमारी है। उसमें से 19% उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, 29% के पास लगभग समय से पहले से पहुंच रही है पेंशन। ठीक है, पेंशन कुछ पहुंच रही है। ये सब जो इतना काम का है नहीं, जो हमारे काम का था हमने देख लिया है। बाकी अगर आपको देखना है तो आप PDF लेकर पढ़ सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट चलते हैं नेक्स्ट, जो कि 2022 और 23 के बीच 50%
ज़्यादा लोगों को रेबीज का टीकाकरण भी बीच में छोड़ दिया है। ठीक है, रेबीज संक्रमण से देश में सालाना 5000 से अधिक मौतें हो जाती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ना पता हो शायद इस बारे में कि जो रेबीज है, कुत्ते हो गए या फिर कोई ऐसी अन्य जानवर काटने से जो रोग फैलते हैं, जो गैर संचारी कहते हैं, उनसे लगभग 5000 हर साल मौतें होती हैं। ठीक है, भारत में हर साल करीब लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों के बीच रेबीज का संक्रमण से मौत हो जाती है। ठीक है, 5000 ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 5K इसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। ICMR की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा किया है कि देश में लगभग 18 चिकित्सा संस्थानों ने मिलाकर ICMR 3.37 लाख से भी कम ज़्यादा लोगों से बातचीत का निष्कर्ष निकाला कि भले ही बीते कुछ दशक में रेबीज का जोखिम कम हुआ है, लेकिन उससे अभी भी देश में सभी राज्यों में मिलकर कार्यों को तेजी लाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि साल 2022 में 2023 के बीच आधे से ज़्यादा लोगों में रेबीज का टीकाकरण भी बीच में ही छोड़ दिया था। उन्होंने टीका लेने के कोर्स पूरा नहीं किया, जबकि जो 20.5% लोगों ने एक भी खुराक नहीं ली। ठीक है, तो इससे ये सब मतलब एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी हो और वो समय पर अपना इलाज कर सकें। ठीक है, कुत्ते पालना का शौक तो शौक है, पर नहीं कराते टीकाकरण। ठीक है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आजकल जो डॉग लवर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको हर घर में लगभग 3 में से एक घर में आपको डॉगी मिलने को मिल जाएगा, और ज़्यादा ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पाल तो लेते हैं, लेकिन उनका वो सही टाइम पर उनका टीका कराते हैं। ठीक है, और जिससे घर वालों के साथ साथ और भी जो अन्य कोई आता है उसके लिए भी एक खतरा का कारण बन जाता है। ठीक है, तो वही सारी डाटा इसमें दिया गया है। ठीक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई इतना और ज़्यादा काम का नहीं है, जो काम का था मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार अच्छे से चाहें तो। न्यू नोएडा के लिए बनेगा राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण। ठीक है, जो न्यू नोएडा बनने जा रहा है उसके लिए बनेगा राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले चरण में विकास नोएडा के प्राधिकरण कराएगा, बाद में शासन तैनात किया जाएगा। ठीक है, लगभग 1000 करोड़ रुपए बजट खर्च करने का प्रस्ताव बोर्ड से मिल चुका है। न्यू नोएडा मास्टर प्लान 2041 के शासन में मंजूरी के बाद प्रकाशन भी हो गया। अब नोएडा में प्राधिकरण के पहले चरण में विकास शुरू करना है। इसके लिए अब वह अधिकारियों की तैनाती के लिए एक GM प्लानिंग एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी प्राधिकरण को शनिवार को प्रस्तावित बोर्ड की बैठक में रखेगा। शुरुआत में वह वहाँ पर दफ्तर सड़क बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण होगा। इसके लिए वह नोएडा प्राधिकरण से 1000 करोड़ रुपए बजट का आवंटित कर चुका है। ठीक है, तो मतलब न्यू नोएडा का विकास के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, नोएडा प्राधिकरण के लिए जिम्मेदारी उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। न्यू नोएडा विकास प्राधिकरण करने के लिए प्राधिकारी तैयार किए जा रहे हैं। डॉक्टर लोकेश ने ये सारी चीज़ें जानकारी दी है। ठीक है, दादरी में खुर्जा के 80 गाँव की ज़मीन बसने वाली दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन से जुड़ी है खबर है। ठीक है, शासन ने निवेश के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए इसे विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, नोएडा प्राधिकरण बोर्ड में प्लान के लगभग मंजूरी 26 दिसंबर 2023 को ही मिली थी, लेकिन इसके बाद भी प्राधिकरण धरातल पर मास्टर प्लान प्रभावी रूप से शुरू करने में असमर्थ रहा। ठीक है, उसके बाद में इसकी मंजूरी मिली और इस पर काम तेज़ी से किया जा रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर ये बात थी। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल सारे खत्म हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ कर ले सकते हैं, और प्लीज़ आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।